जय हिंद जी, नमस्कार। और आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है आपका भारत का संविधान। तो देखिए, भारत का संविधान कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ, आज इन पहलू की थोड़ी सी चर्चा हम स्लो मोशन करेंगे आपसे, एकदम धीरे धीरे। सबसे पहले कि मानव का विकास कैसे हुआ और संविधान की आवश्यकता महसूस क्यों हुई, इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, उसमें सबसे ज़्यादा तार्किक प्राणी मनुष्य है। और मनुष्य अपने तार्किकता से अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा न केवल रखता है, बल्कि उन सुखों के प्राप्ति के लिए अपने वो मस्तिष्क का प्रयोग करके अन्य मनुष्य को कम अधिकार देता है। अर्थात समाज विज्ञान में स्पष्टतः लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। उसी स्वार्थ को कम करने के उद्देश्य से संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। संविधान अर्थात समान विधान। समान विधान में यह आवश्यक होता है कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो लिंग के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, या फिर विकलांगता के आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, उनको संरक्षण देना और उन बड़े लोगों के जो चाहे आर्थिक रूप से हैं, शारीरिक रूप से हैं, सामाजिक रूप से सामर्थ्यवान हैं, उनके बराबर ले जाना। और इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए प्राचीन काल में ही भारत के स्तर पर भी और विश्व के स्तर पर भी प्रयत्न प्रारंभ किए गए। सबसे पहले लिखित संविधान के रूप में हम्बुराबी ने ये काम को पूरा किया, जिसे हम्बुराबी का संविधान कहते हैं। 2300 ईस्वी पूर्व में, पास्ट लिखते जाएं आप लोग कि 2300 ईस्वी पूर्व में हम्बुराबी ने एक संविधान लिखा, लेकिन वह संविधान बहुत ही कड़ा था। अर्थात अंग के बदले अंग, यानी किसी कारणवश किसी का अंग किसी के सेवा कार्य से भी यदि खराब हो जाता था तो उसके अंग काट लिए जाते थे। जैसे कोई चिकित्सक यदि किसी के आँख का ऑपरेशन किया और यदि दूसरे व्यक्ति की आँख खराब हो गई, तो वैसी स्थिति में उसकी आँख निकाल लिया जाता था, चिकित्सक का भी। यानी इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक सेवा करने के उद्देश्य से भी किए गए कार्य में यदि कहीं क्षति हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। अतः हम्बुराबी के संविधान को लोगों ने स्वीकार कम किया। आगे देखेंगे आप, भारत में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में, भारत में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई। मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई। तत्काल के लिए यह संविधान बेहतरीन था, लेकिन समय के परिवर्तन
और व्याख्याकार के व्याख्याओं में त्रुटि होने के कारण मनुस्मृति सामाजिक रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं माना गया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब एक सवाल बताएंगे आप लोग, छोटा सा मेरा है कि मनु की मूर्ति विश्व में किस देश में बनी हुई है? मनु की मूर्ति, जी जी, सबसे पहले अनीता जी बता रही है जी, फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही है। अमेरिका में जितने भी स्टेट है, 50 राज्य है, 50 राज्य में अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। यानी अमेरिका के जो स्टेट हाई कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट, और जो वहाँ के संघीय न्यायालय है जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका है और उसके मुख्य दरवाजे पर मनु की मूर्ति बनी हुई है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। जी जी। उसके बाद गुप्त काल में नारद स्मृति लिखा गया, बृहस्पति स्मृति लिखा गया, और आज भी नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति को न्यायपालिका द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक इसी ढंग से देखेंगे हम कि सल्तनत काल में सिकंदर लोदी द्वारा पहला भारतीय इस्लामिक कानून लिखवाया गया। इसके बाद मुगल काल में जहांगीर के द्वारा इस्लामिक कानून लिपिबद्ध किए गए और फिर बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने इसमें परिवर्तन लाया। अब थोड़ा सा हम तेज गति से सुनाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से आधुनिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान परिवर्तन लाया गया कानून में, जिसे हम आधुनिक भारतीय संविधान में समावेशित किए। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने जब ब्रिटिश सरकार से पैसे की मांग किया कि हमें कुछ राशि दीजिए जिससे हम भारत में अच्छे प्रकार के विधि व्यवस्था की स्थापना कर सकें, इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने एक रूल दिया कि आप भारत को संचालित निम्न तरीके से कर सकते हैं, और उस निम्न तरीके को उन्होंने रेगुलेट करने का तरीका कहा कि आप रेगुलेट करने के जो एक्ट है उसके अंतर्गत भारत को चलाएं, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। अब 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट बना उसमें गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई और एक उसमें अध्यक्ष रखे गए। बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की बात कही गई। हालांकि इस गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों में एक कॉलिन फ्रांसिस थे जो ब्रिटेन से भारत आए थे और कोलकाता बंदरगाह पर उतरे थे। कोलकाता बंदरगाह पर उनका कहना था कि प्रॉपर स्वागत नहीं किया गया, जिस कारण वे वारेन हेस्टिंग्स के हर मुद्दे पर विरोध करते रहे। क्लेवरिंग नाम का एक सदस्य जो इंडिया में था, वही वारेन हेस्टिंग्स का हमेशा ही सपोर्ट करते रहा, हर मुद्दे पर सपोर्ट करते रहा। लेकिन कॉलिन फ्रांसिस के साथ जो अन्य सदस्य आए थे वे फ्रांसिस के साथ रहे, अर्थात 3 सदस्य एक साथ हो गए और क्लेवरिंग एवं वारेन हेस्टिंग्स एक साथ हो गया। और वैसी स्थिति में हमेशा ही कॉलिन फ्रांसिस अपने तरफ बहुमत लेकर चला जाता। गवर्नर जनरल के निर्णयों में दिक्कतें आने लगी और एक बार तो वह रिजाइन तक कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने, परंतु बाद में बीच बचा हुआ
और फिर कॉलिन फ्रांसिस यहाँ से ब्रिटेन लौट गया और इस विवादास्पद स्थिति से किसी तरह निपट पाया। पुनः कंपनी को पैसे की आवश्यकता महसूस हुई और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पहला ये कानून था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको लाने के दौरान ब्रिटेन की सरकार गिर गई। एक ध्यान से सुनेंगे आप कि पहला एवं अंतिम ये स्थिति थी जब ब्रिटिश सरकार भारत के मांग को लेकर गिर गई हो। ये सोचकर कैसा लग रहा है आपको, यानी कितना सेंसिटिव मामला था। लेकिन पिट्स महोदय स्वयं जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको पास करवाया और गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 3 कर दिए। अब 3 सदस्य जब हो गए तो ऐसी स्थिति में वारेन हेस्टिंग्स जो निर्णय लेता था वह बिल्कुल उसके पक्ष में होता था। यह विवाद जो गवर्नर जनरल के सदस्यों और स्वयं गवर्नर जनरल के बीच हुआ करता था, इसकी चर्चा पूरे विश्व में थी, क्योंकि भारत में अखबार 1780 से छपना प्रारंभ हो गया था और जेम्स ऑगस्टस ही की द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र 1780 में भारत में छाप भी दिया था। अब आप सोचिए कि ये सुनकर कोई नया गवर्नर जनरल भारत आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। जब वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1785 में समाप्त हुआ और कर्नवालिस को भेजा जाने लगा तो कर्नवालिस ने इनकार किया। फलतः 1786 के अधिनियम लाया गया जिसमें गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया, एज लाइक एज ए प्रेजेंट टाइम के आर्टिकल नंबर 123 जो राष्ट्रपति को राज्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, उसी प्रकार के, बिल्कुल सिमिलर नहीं लेकिन उसी प्रकार के कुछ गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। तब कर्नवालिस भारत आया। अब कर्नवालिस जब भारत आ गया तो उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन उन्होंने एक पिनल कोड दिया 1793 का। उसी कर्नवालिस कानून के अंतर्गत जमींदारी को स्थायित्व दिया गया, लेकिन विदेश से कोई कानून नहीं आया। विदेश से 1786 के बाद सीधे कानून 1813 का अधिनियम आया। उसमें गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार जो था के अलावा कंपनी को व्यापार करने के एकाधिकार समाप्त हो गए, यानी अब अन्य यूरोपीय कंपनी भी व्यापार करने आ सकती थी, यह प्रावधान किया गया। दूसरी चीज़ें कि उनको कुछ विशेषाधिकार कंपनी का रहने दिया गया, वह था कि चीन के साथ वो व्यापार करेंगे, अफीम के व्यापार वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीयों को शिक्षा पर खर्च करना होगा। हालांकि अंग्रेज हमें उलझा दिए किस भाषा में शिक्षा दी जाए, तेलुगु में दिया जाए कि तमिल में दिया जाए, मलयालम में दिया जाए कि डोगरी में दिया जाए, बहुत सारा। अंततः ये राशि खर्च होना बंद हो गया। 1833 में पुनः एक अधिनियम आया जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ध्यान रखेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे और 1833 में जब उन्हीं को भारत का बना दिया गया तो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी वही हो गए, विलियम बेटिंग। चूँकि वही आदमी प्रमोट कर गया, नाम बदल गया एकदम से। इस तरीके से और सिविल सेवा की परीक्षा जो है अब रिटेन आधार पर जो है नियुक्ति, प्रमोशन की भारतीयों की नियुक्ति या फिर भारतीयों को ऊंचे पद पर नियुक्ति, सारे विधान किए गए। अब देखेंगे 1786 में जो मोबाइल कोर्ट था, घुमंतु न्यायालय था, उसको बंद किया गया 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। और साथ ही साथ भारत में जो ठगी प्रथा थी कर्नल स्लीमन के अंतर्गत समाप्त हुआ, जो विलियम बेटिंग ने ही करवाया था। इसके अलावा उसने मेटकॉफ के देख रेख में भारत के जो प्रिंट मीडिया थी उसको स्वतंत्रता दिलवाया, जिस कारण मेटकॉफ को भारतीय प्रिंट मीडिया का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इसके अलावा उसने शिक्षा को भारत में लागू करने के लिए जबरदस्त काम किया। मैकाले की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति का गठन किया, जिनके रिपोर्ट के आधार पर
आंग्ल माध्यम में यानी अंग्रेजी भाषा में साइंटिफिक एजुकेशन को इंडिया में लागू किया गया। इसके बाद 1853 के कानून आया जिसमें ये प्रावधान किया गया कि भविष्य में कंपनी को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। 1854 में वुड्स का डिस्पैच आया जिसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद 1857 के विद्रोह होते ही 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र आया। उसमें जो कंपनी की सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया गया और महारानी की सत्ता भारत में स्थापित कर दी गई। अब जब महारानी की सत्ता भारत में स्थापित हो गई तो वैसी स्थिति में जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का वायसराय कर दिया गया। 1861 में इंडियन फर्स्ट काउंसिल एक्ट आया और अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, और ये धीरे धीरे क्रम बढ़ते रहा। फिर 1872 में देखे होंगे कि मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया, हो नहीं पाया। 1881 में रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप दिया यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि सिस्टमेटिक सेंसस रिपोर्ट जारी करवाया 1881 में। हालांकि 1872 में भी अनसिस्टमेटिक सेंसस रिपोर्ट मतलब अनियमित रूप से जनगणना 1872 में किया गया, लेकिन 1881 में रिपन ने नियमित जनगणना करवाई। इंडियन सेकेंड काउंसिल एक्ट 1892 में आया जिसके अंतर्गत बजट पर प्रश्न पूछने के अधिकार भी सदस्यों को दे दिए गए। 1896 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से भारतीय संविधान की मांग किया था। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुस्लिम लीग को जो मेंबर थे या मुसलमान थे उनको संतुष्ट करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया और बजट पर प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने की विधि भी लागू की गई, यानी 10 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक इसी ढंग से 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया और इस मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत केंद्र में जो थी सत्ता स्थापित करने की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया। इतना ही नहीं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रति 3 वर्ष पर चुनाव का प्रावधान किया गया और 1921 में इसके लिए चुनाव भी हुआ था। आगे हम देखते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ने पहली बार अंग्रेजों से भारतीय संविधान की मांग को रखा। ठीक इसी ढंग से 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी इस मांग को दोहराया। 1925 में मनवेंद्र नाथ ने स्पष्टतः ये मांग रखी कि भारतीय संविधान लिखित रूप से भारतीय संविधान भारतीय लोगों के अनुसार ही बनना चाहिए। और फिर हुआ क्या कि 1926-27 में भारत सचिव उस समय बिर्केनहेड था, उसने स्पष्टतः यह कहा कि कांग्रेस को यदि दम है तो सर्वानुमति से भारतीय संविधान बनाए, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया और फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान समिति का गठन किया गया और मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू उसके सचिव बने और GR प्रधान हरिजन सदस्य थे, तेज बहादुर सप्रू भी उसमें मेंबर थे। कुल 11 सदस्य थे। इन 11 सदस्यों के माध्यम से जिस संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई वह फरवरी 1928 में बैठक हुआ। मई 1928 में बैठक को जो है मूर्त रूप दिया गया और 28/8/1928 को संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। परंतु अंग्रेज अब समझे कि यदि नेहरू रिपोर्ट को हम लागू कर देते हैं तो भारत में स्वायत्तता आ जाएगी, इसलिए मुस्लिम लीग को उकसाते हैं। उन्होंने जिन्ना को उकसा दिया और जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दिया।
अब जिन्ना 14 सूत्री जैसे ही मांग किया, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग किया और इस प्रकार संविधान लागू होने की स्थिति यहाँ नहीं दिख रही थी। 1928 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने स्पष्टतः कहा कि अगर हमारी रिपोर्ट को आप स्वीकार नहीं करते हो तो वैसी स्थिति में 1 वर्ष के अंदर हम इंतजार करते हैं, फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर देंगे। और वही लाहौर 1929 में जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष बने थे। रावी नदी के तट पर श्वेत घोड़े पर श्वेत वस्त्र पहनकर हाथ में नंगी तलवार लेकर पूर्व दिशा में मुँह करते हुए उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया और कहा कि पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और हम झंडा तोलन करेंगे। ये पूरी की पूरी तरह भारत में जो है किया भी गया, लेकिन उसके बाद संविधान और आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अंग्रेज भी कम चतुर नहीं थे। वो चाहते थे कि भारत को रिलीज न करें। उन्होंने 1927 में ही साइमन आयोग का गठन कर दिया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई बंदरगाह पर उतरा। साइमन जहां जहां गया साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, लेकिन साइमन के जो 7 सदस्य थे अंग्रेज थे। अब बताइए 1919 के जो रिपोर्ट थे उस पर हमारे लोग मंथन करते कि सही है कि गलत, और 10 वर्ष के बाद रिपोर्ट आना था तो 1919 से 1929 में जो है समिति गठित होती। 2 वर्ष पहले ही समिति गठित कर दी गई, जिससे उनके मस्तिष्क के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। अंग्रेज क्यों ऐसा कर रहे थे, अर्थात वो भारत को नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता दे सके या भारत के संविधान को निर्मित होने दें। साइमन जहाँ जहाँ गया साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक से सुनते रहिएगा सब लोग। साइमन जहाँ जहाँ गया साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। मुंबई में जो है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में काला झंडा दिखाया गया। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में विरोध हुआ, जहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत को गहरी चोटें आई थी। इसी ढंग से लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया और वहाँ पर उनके सिर में काफ़ी चोटें लगी थी। पगड़ी बांधे थे, सिर के चोट का एहसास नहीं होता है। वो बेहोश हो गए और लंबे समय तक बेहोश पड़े रहे। 28 दिन तक बेहोशी के बाद जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। आपको शायद ये भी पता होगा कि उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े हुए एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। अंग्रेज घबरा गए थे, आपको पता भी होगा। लेकिन साइमन जो है भारत दौरे के बाद लंदन गया। 30 जून 1930 को साइमन ने अपनी घोषणा की और कहा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय लोगों को ब्रिटेन में बुलाया जाए और फिर भारतीय प्रशासन को चलाने की नियमावली का निर्धारण किया जाए। यही हुआ। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए गए। बुलाने के उद्देश्य से कांग्रेस खपा थी। महात्मा गांधी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पहुंचे। हालांकि वही पता होगा, अमेरिकी पत्रकार फ्रैंक मोरिस ने एक शब्द कहा था कि यह अर्धनंगा फकीर बर्मिंघम की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, मानो एक मसीहा नहीं बल्कि एक भगवान की तरह फकीर दिख रहा है। तो इस ढंग से यानी एक फकीर के रूप में भगवान दिख रहा है। बाद में चर्चिल ने इसका मजाक उड़ाया था जब प्रधानमंत्री ब्रिटेन का बना था। उस समय मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री था, चर्चिल विपक्ष में था। लेकिन जब चर्चिल बना तो मजाक उड़ाया कि अर्धनंगा फकीर क्या स्वतंत्रता दिलाएगा भारत को। वही स्वतंत्रता दिला दिए हमारे बापू ने। जी जी। तो इस ढंग से महात्मा गांधी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौट कर जब भारत आए तो वो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। 3रे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले ही अंग्रेजों ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड थे, उन्होंने एक अवार्ड की घोषणा किया जिसमें शेड्यूल ट्राइब लोगों को विशेष आरक्षण, जो क्षेत्रीय आरक्षण के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था। महात्मा गांधी उस समय में जेल में बंद थे, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया और फिर पूना में समझौता हुआ 1932 में अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच, जिसको पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते के बाद 73 सीटें जो आरक्षित थी बढ़ाकर 146 + 2 सीटें अर्थात 148 सीटें रिजर्व कर दी गई। महात्मा गांधी ने कहा आज के बाद मैं पृथ्वी की सौगंध खाता हूँ,
हरिजन का उत्थान करना, दलित का उत्थान करना, समाज के पिछड़े लोगों का उत्थान करना मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। और इस काम में वो लग भी गए, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। 1934 में अंग्रेजों ने श्वेत पत्र जारी कर दिया और श्वेत पत्र के माध्यम से ही, व्हाइट पेपर के माध्यम से ही 1935 का अधिनियम लागू हुआ। आपको पता होगा 1935 के अधिनियम को हूबहू भारतीय संविधान में लगभग अपना लिया गया था। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, मुंबई से सिंध को अलग कर दिया गया। कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी, इसके बावजूद भी कुछ कांग्रेसी लोग जो पद ललुप थे वे लोग सहमत थे। कांग्रेस पुनः साथ की तरह टूटे नहीं। महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी, लेकिन हम स्वयं प्रचार नहीं करेंगे। कुल 9 प्रांत पहले थे, 2 प्रांत नवीन बने, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ और उसमें 6 प्रांत में कांग्रेस बहुमत में आई, 7वें प्रांत में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 8वें प्रांत 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने असम सरकार को गिराकर वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बना ली और इस प्रकार कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन 1939 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजों ने भारत को भी झोंक दिया। जब अंग्रेजों ने भारत को भी झोंक दिया तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। समस्त कांग्रेसी मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया। भारतीय लोगों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया और उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीय लोग भारत के संविधान का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय लोग भारत के संविधान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वे युद्ध के बाद 1941 में अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बीच समझौता हुआ। वह समझौता हुआ कि बिना भारतीय वीर जवानों के सहयोग के सेकेंड वर्ल्ड वार मित्र सेना नहीं जीत सकती है और भारतीय नौजवानों का समर्थन तब मिलेगा जब भारतीय राजनेता समर्थन करेंगे और भारतीय राजनेता तब समर्थन करेंगे जब भारतीय राजनेताओं के साथ वार्ता कीजिए, उनके समर्थन को प्राप्त कीजिए। अतः 42 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सदस्यीय मिशन भारत भेजा गया। उस मिशन ने जो चीज़ कहा आप अपना संविधान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना सकते हैं। दूसरी चीज़ें कहा कि जो प्रांत चाहे अपना अपना भी संविधान बना सकता है। ये बात सुनकर महात्मा गांधी ने कहा पता नहीं कब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगा और फिर हम संविधान बनाएंगे। यानी ये तो पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। ठीक इसी ढंग से जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोर दिया कि ये तो दिवालिया हो रहे बैंक के नाम है और इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा इससे भारत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर प्रांत अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे तो फिर बहुत सारा संविधान हो जाएगा। इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम किसी प्रकार की कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो आईए ने बना लिए थे और कहे लड़के हम जीतेंगे भारत को, कहीं झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी ढंग से अम्बेडकर साहब ने कहा 1935 का जब संविधान बना हुआ है तो फिर अलग से संविधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी ढंग से जिन्ना ने कहा इसमें पाकिस्तान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हमें पाकिस्तान अगर होगा तब स्वीकार करेंगे। क्रिप्स मिशन असफल हो गया। जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो वैसी स्थिति में लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय बनकर आए। उन्होंने 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस किया। उसमें सभी दल के लोग 19 राजनीतिक दल के लोग पहुँचे, कुल 21 लोग पहुँचे हुए थे और जिन्ना मुस्लिम लीग के तरफ से थे और मौलाना आज़ाद कांग्रेस के तरफ से थे। जिन्ना ने एक शब्द कहा कि हम सभी कांग्रेसियों के तरफ से ये मौलाना आज़ाद आए हैं, हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि सारे मुसलमानों का नेता मैं हूँ तो मौलाना आज़ाद का नेता भी मैं हूँ। कांग्रेस ने कहा आपकी पार्टी हो सकता है कि पूरी की पूरी आपकी पार्टी हो सकता है कि पूरी की पूरी जो है मुसलमानों की राजनीति करती हो, मेरी कांग्रेस जो है पूरे जो है सभी धर्म के लोगों की राजनीति करती है, सभी लोगों के मिलकर बनी है और इसलिए हम किसी गैर मुसलमान को नहीं भेजेंगे। हमारा जो
1940 से अध्यक्ष है, वही 45 में गया है, बीच में कोई बैठक नहीं हुआ है, और इसलिए हम जो है नया किसी को भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आगे आपको आश्चर्य करेंगे, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, चूँकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के स्थान पर इटली आ चुके थे, और इटली ने अपने चुनावी घोषणा में ही कह दिया था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम यथाशीघ्र भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और भारत जो है स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने 3 कैबिनेट रैंक के मंत्री को भेजा, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स। एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों भारत आते हैं। ये भी मिशन वही लाते हैं कि यथाशीघ्र संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान को बनाया जाए, परंतु हमारे नेता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, 389, और उन 389 में 292 सदस्यों का इलेक्शन करना था जो ब्रिटिश प्रांत से थे, और 93 सदस्यों का जो देशीय रियासतें थी उससे मनोनयन करना था, और ठीक इसी ढंग से 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से चुनकर आने थे। तो इस प्रकार 292 + 93 + 4 = 389। तो इस ढंग से ये मेंबर थे, चुनाव हुआ, और 208 कांग्रेस के लोग चुनकर इसमें सीधे आए, 73 चुनकर जो है मुस्लिम लीग के आए, और बाकी अन्य क्षेत्रीय 8 पार्टियों के कुछ सदस्य चुनकर आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें बायोवृद्ध बक्सर के सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो इसकी अध्यक्षता किए। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वानुमति से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पाठ पढ़ा गया। ये प्रस्तावना पाठ जो है अशोक के अपने उपदेशों से मिलता जुलता था, अत्यधिक सामाजिकता इसमें थी, यह भारत की आत्मा कहा गया है। इसी प्रस्तावना के आधार पर वार्ता चलती रही। तत्पश्चात 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके आधार पर संविधान बनना प्रारंभ हुआ। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान जैसे ही बनना शुरू हुआ, उसी समय में माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आ गए, और माउंटबेटन यथाशीघ्र उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए उन्होंने दबाव बनाया। उत्तरदायी सरकार भी हमारी बनी, और साथ ही साथ देश के आज़ादी के लिए भी वो तीव्र गति से कदम उठाने लगे। प्रारंभ में वो जब भारत चले थे ब्रिटेन से, तो बल्कनाइजेशन की थ्योरी को लेकर चले थे, लेकिन भारत में आकर उन्होंने सोचा कि मजबूत भारत होगा तो ब्रिटेन को मजबूत सहयोग करेगा, जिस कारण वो महात्मा गांधी से मिले, जिन्ना से मिले, पटेल से मिले, और अन्य सभी क्षेत्रीय नेताओं से मिले। मिलने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन मजबूरी है, करना ही होगा, और इस तरीके से उन्होंने 3 जून 1947 को घोषणा कर दिया कि भारत का विभाजन होगा, और यह 14 अगस्त का समय निर्धारित किया गया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता प्रस्ताव ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। 22 जुलाई 1947 को जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित जो झंडा समिति थी तिरंगा की, उस झंडा को दिया, जिसे संविधान सभा ने सर्वानुमति से एक्सेप्ट कर लिया। अब संविधान सभा ने जब सर्वानुमति से उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वैसी स्थिति में ये चीज़ें चलती रही। अब ध्यान देंगे हम कि जब सर्वानुमति से ये सारी चीज़ें चलती रही भारत में, और इस तरीके से जब स्वीकार कर लिया गया, अंततः 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ, जो एक भारत के लिए काला दिन कहा जा सकता है। 15 अगस्त को यानी 14-15 के मध्य रात्रि में लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू, उषा मेहता ने झंडा दिया और झंडा तोलन किया। उस समय महात्मा गांधी वहाँ नहीं थे, चूँकि रॉयट्स फैल चुका था और वो नोआखुल्ली में जो है दंगा को नियंत्रित करने के कार्य कर रहे थे। जो भी हो, लेकिन भारतीय संविधान बनना जारी था।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज़ादी के 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और 3 प्रारूप बैठकों के माध्यम से उन्होंने संविधान को मूर्त रूप दिया। मुख्यतः संविधान में जो लिखने का कार्य कर रहे थे BN राव थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का भी प्रमुख योगदान था। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान सभा में मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक आयोग समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसदीय प्रथा के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। 4 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, 3 समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस तरीके से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया तथा 26 जनवरी को महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। और इस प्रकार हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, अपना मजबूत विश्व का सबसे बड़ा संविधान लेकर गणतंत्रात्मक देश की स्थिति में 26 जनवरी 1950 को पहुंच गया। अब रही बात भारतीय संविधान जो तैयार हुआ, इसमें 8 अनुसूचियां थी, 4 संशोधनों के माध्यम से अब शेड्यूल की संख्या 12 हो चुकी है। अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, उप अनुच्छेद जोड़कर इसमें 468 हो चुके हैं। चैप्टर यानी भाग की संख्या 22 थी, उपभाग जोड़कर 25 हो चुके हैं। और इस प्रकार भारत का संविधान अभी तक के विश्व का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और इतने बड़े बहुत भाषा भाषी लोग हैं यहाँ पर, बहुत धर्म के लोग हैं और बहुत एक विस्तृत एरिया है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इन सब को हमारा संविधान सफलतम रूप से संभाल पाया है। तो इस तरीके से हमारे संविधान के निर्माण की एक छोटी सी हल्की सी रेखाएं हैं। इसमें महत्वपूर्ण पहलू हम लोग ऑनलाइन में नहीं करते हैं, उसको डिटेल कक्षाओं में नोट कराते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपने वाच किया और सहयोग कर रहे हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।